पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय का गठन। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से उसके क्षेत्राधिकार हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शक्ति आती है, जो क्षेत्राधिकार आता है, वो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके दो भाग बनाए गए हैं, जिसमें पहला आता है में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा आता है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई आप डायरेक्ट कहाँ पर कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ क्षेत्रों में सुनवाई करता है और उसमें उच्च न्यायालय को या अन्य किसी न्यायालय को उन क्षेत्रों में सुनवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कुछ मामलों में सुनवाई भारत में किसके माध्यम से की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से की जाती है। ऐसे जो मुद्दे हैं वो किस में आते हैं? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। अब वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है? तो इसमें जैसे छोटे रूप में अगर इसको समझें हम, तो एक छोटा सा नाम आप याद रखो, क्या बोल दें? विवाद। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में विवाद आएंगे। विवाद कैसे हो सकते हैं कि एक तरफ भारत सरकार, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई राज्य, वो एक राज्य हो सकता है या एक से अधिक राज्य हो सकता है। तो इनके मध्य में जो विवाद होंगे, ऐसे विवादों की सुनवाई भारत में सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो कहने का मतलब हुआ केंद्र सरकार या भारत सरकार और दूसरी तरफ कोई राज्य, एक राज्य या एक से अधिक राज्य, उनसे संबंधित कोई विवाद होंगे तो उन विवादों की सुनवाई भारत में किसके माध्यम से की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही की जाएगी। इसमें और हम बात कर लें तो एक तरफ जैसे हम ले लेते हैं वही भारत सरकार, और दूसरी तरफ की बात कर लें तो दूसरी तरफ या तो संघ राज्य या फिर एक या एक से अधिक राज्य। तो यहां पर भी हम बात कर लें तो एक तरफ केंद्र सरकार हो गई या भारत सरकार हो गई, और दूसरी तरफ कोई केंद्र शासित प्रदेश हो गया या फिर एक या अधिक राज्यों के मध्य में कोई विवाद है, तो ऐसे विवादों की सुनवाई भी किसके माध्यम से की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही की जाएगी। तीसरी हम बात कर ले कि कई बार क्या होता है और दो राज्यों के मध्य में कोई विवाद होते हैं। तो कई बार केंद्र के मध्य में विवाद ना हो करके राज्यों के आपस में मध्य कोई विवाद होते हैं, तो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में कोई विवाद होते हैं, तो उन विवादों की सुनवाई भारत में किसके माध्यम से की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसमें क्या आएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? विवाद। वो विवाद भारत सरकार राज्य के मध्य में हो सकते हैं, भारत सरकार और संघ राज्य के मध्य में हो सकते हैं, या दो से अधिक राज्यों के मध्य में भी हो सकते हैं। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का पहला बिंदु हमने पढ़ा प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा हम पढ़ेंगे
प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, इसमें क्या होता है, इसमें आएगा कि मौलिक अधिकार, बात करते हैं कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को क्या प्रदान किए हैं, मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार जो हैं, इन मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में शक्तियां भारत में किस किस को दे रखी है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़े, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े, आप हाई कोर्ट में भी उसकी अपील कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की भी शरण ली जा सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों को शक्ति प्राप्त है जो आपके मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये आता है समवर्ती क्षेत्राधिकार में। तो पहला बिंदु हमने पढ़ा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके दो भाग थे, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा था प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब दूसरे बिंदु को हम पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें क्या होगा कि अपने सिस्टम देखो ऐसे है कि सर्वोच्च स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन है, हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आ जाएगा अधीनस्थ या अन्य न्यायालय। तो ये वाला सिस्टम अपने, ठीक है, पद सोपान पर आधारित सिस्टम है। अपील भारत में कहाँ कहाँ की जा सकती है, तो अपील भारत में हाई कोर्ट में भी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो वो क्या होगा, लागू होगा, उसकी सुनवाई किसी दूसरे न्यायालय में नहीं हो सकती है। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन से है भारत में, सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। तो भारत में अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें तो पहला आता है संवैधानिक। संवैधानिक से अभिप्राय है कि संविधान के अनुच्छेद 132 में, संविधान के अनुच्छेद 132 में किसका उल्लेख है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक का उल्लेख मिलता है। संवैधानिक नाम से पता लग रहा है कि अपील कौन से मुद्दों की जा सकती है, संवैधानिक मुद्दों की। जैसे अनुच्छेद 132 के तहत क्या होगा कि अगर हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे, हाईकोर्ट ये क्या कर दे, प्रमाणित कर दे कि उसके पास जो केस आया है, ठीक है, उसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण व्याख्या से संबंधित कोई विषय छुपा हुआ है, हाईकोर्ट के पास जो भी केस आया है उसमें हाईकोर्ट को लगता है कि इस केस पर सुनवाई मुझे न करके किसे करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें संविधान की व्याख्या से
संबंधित या कानून से संबंधित कोई विशेष बात छुपी हुई है तो वो उस केस को हाई कोर्ट से कहाँ पर भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक हो गया। अब जब हाई कोर्ट उस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा तो फिर उस पर सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो एक तो इसमें हो गया संवैधानिक, दूसरा होता है इसमें दीवानी। तो खेमे हम बात कर लें दीवानी। तो दीवानी मामलों की भी अपील कहाँ पर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब दीवानी मुद्दे में क्या होगा, इसमें संपत्ति से संबंधित विवाद होंगे। संपत्ति का मतलब धन या पैसा, ठीक है। तो दीवानी जो मुद्दे होंगे वो संपत्ति या धन से संबंधित होंगे। इसमें मूल संविधान में ये प्रावधान कर रखा था कि अपना जो मूल संविधान बना उस मूल संविधान में क्या कर रखा था, ये प्रावधान कर रखा था क्या कि 20,000 रुपए से अधिक कि कोई भी दीवानी मुद्दा है उसकी अपील आप कहाँ पर कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। कब करोगे, जब वो विवाद कम से कम कितने रुपए का हो, 20,000 से अधिक का हो, तभी उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जाएगी। अन्यथा अगर 20,000 रुपए तक का कोई विवाद है तो उसमें सुनवाई कौन करेगा, हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से 20,000 रुपए तक में निर्णय देने की अंतिम शक्ति किसके पास हो जाएगी, हाई कोर्ट के पास। और उससे अधिक का मुद्दा होगा तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या ले सकते हो, निर्णय ले सकते हो, उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। अब इसमें संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करके इस सीमा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और संविधान में संशोधन करने के लिए देखो 30वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन, और 30वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1973 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रावधान जोड़ा गया, इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान जोड़ा गया कि मूल संविधान में जो 20,000 की सीमा थी उस 20,000 की सीमा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जब संविधान से सीमा हट गई तो उसमें यह हो गया कि अब कोई भी दीवानी मुद्दा है वो चाहे कितने रुपए का क्यों ना हो, उसके लिए आप कहाँ पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हो। जबकि पहले 20,000 रुपए से अधिक के मुद्दे की सुनवाई कौन करता था, सर्वोच्च न्यायालय करता था। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में तीसरा आता है फौजदारी। अब फौजदारी मामले में 2-3 बातें हम कर लेते हैं। नंबर 1, ये अपना हाई कोर्ट हो गया। अब हाई कोर्ट से नीचे अगर किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को, तो हाई कोर्ट से नीचे किसी न्यायालय में कोई केस आया, उस केस में किसी अधीनस्थ न्यायालय ने उस व्यक्ति को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। और हाई कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवा करके उस व्यक्ति को क्या दे दे, मृत्यु दंड। तो ऐसे केस की सुनवाई के लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो पहली बात हुई कि अगर किसी निचले न्यायालय में कोई केस की सुनवाई चल रही है और उसमें उस न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को आरोप मुक्त करके रिहा कर दिया, उस केस को हाई कोर्ट अपने पास मंगवा ले और उस व्यक्ति को क्या दे दे, मृत्यु दंड। तो ऐसे मामलों की सुनवाई कहाँ पर की जाएगी, ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। दूसरा इसमें आता है कि हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट है उसमें कोई केस चल रहा हो, उस केस को हाई कोर्ट अपने पास क्या कर ले, मंगवा करके, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या दे दे, मृत्युदंड दे दे। तो भी उसकी सुनवाई कहाँ पर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। या हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे तीसरी बात में कि
इस केस की सुनवाई किसे की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। तो उस मृत्युदंड के मामले में हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसकी कितनी परिस्थितियाँ हो गई? इनकी 3 परिस्थितियाँ हो गई। पहली वाली परिस्थिति क्या कहती है कि अगर किसी निचले न्यायालय में कोई केस चल रहा है, उसमें उस न्यायालय ने उस व्यक्ति को अपराध मुक्त कर दिया है, ठीक है, और हाईकोर्ट उसे किसकी सजा दे दे? मृत्युदंड की सजा दे दे। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर हाईकोर्ट से निचले न्यायालय में कोई केस की सुनवाई चल रही है, उस केस को हाईकोर्ट अपने पास मंगवा ले और मंगवा करके उसमें क्या दे दे? मृत्युदंड दे दे। तीसरा मुद्दा जो है उसमें क्या होगा कि हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि इस मृत्युदंड के मामले में सुनवाई किसे करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। तो ऐसे सभी मुद्दों की सुनवाई फिर किसके माध्यम से की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से की जाएगी। बात एक ही करनी है इसमें आपको, किसकी बात करनी है? मृत्युदंड। तो मृत्युदंड व्यक्ति को कैसे भी प्राप्त हो रहा हो, चाहे हाईकोर्ट दे रहा हो या किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अगर मृत्युदंड प्राप्त है, उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और ये जो विवाद आएगा वो किससे संबंधित आ जाएगा? ये फौजदारी संबंधित विवाद आएगा या मुद्दा आएगा। तो पहला हमने पढ़ा था अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक, दूसरा हमने पढ़ा दीवानी, तीसरा हमने पढ़ा फौजदारी और चौथा इसमें आता है विशिष्ट। विशिष्ट में क्या होगा? सैनिक न्यायालय को छोड़कर सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है या नहीं दिया, तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। वापस से हम पढ़ते हैं। विशिष्ट में क्या आएगा कि जैसे हम बात कर लेते हैं संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, अगर तीनों मामलों से संबंधित कोई विवाद ही नहीं है तो ऐसा चौथा जो विषय आता है विशिष्ट, उसमें क्या आएगा कि अगर इन तीनों से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है तो डायरेक्ट हम कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन सैनिक न्यायालय से संबंधित विवाद नहीं होना चाहिए, मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना का न्यायालय क्या होता है? अलग होता है। उनकी सुनवाई सैनिक न्यायालय के माध्यम से की जाती है। ऐसे मुद्दे की सुनवाई भारत में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं की जाती है। तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर डायरेक्ट हम कहाँ पर जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं किसी भी मुद्दे की। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसके कितने टुकड़े थे? 4, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। Please subscribe YouTube channel, share and like it.